काट मार गया वाले अंदाज में ममा और मैं काट हो चुके थे। कोई हरकत हमसे आजाद नहीं हुई थी, ना ही हमारे गले से ध्वनि की कोई संभावना प्रकट हुई थी। हमारी वस्तु स्थिति इतनी कातर थी और उसी अवस्था में हमें देखते हुए मोनिका के पापा जी ने देखा था। वे बेफिरे पागल कुत्ते समान भौंके थे। भागो, तुम लोग की शह की वजह से हमारी लड़की बर्बाद हो गई, भागो यहाँ से, भाग जाओ। ये कितने खराब तरह का मोहभंग था। मैं पहली बार समझी थी माँ बाप सिर्फ अच्छे नहीं, ऐसे भी होते हैं। बाद के दिनों में अपमान से घनीभूत चुप्पी और दूरी की ऊंची दीवारों दोनों घरों के बीच खींच दी गई। सुना था मकान मालिक ने छत की बाउंड्री वॉल उठाने और नीचे की बाउंड्री वॉल ऊंची करने की मोनिका के पापा जी की इच्छा का सम्मान किया था और देखते ही देखते निर्माण कार्य शुरू हो गया। दीवार बनने के पहले एक दो बार मुझे मोनिका नजर आई थी छत पर मम्मी जी के साथ टहलते हुए। उसका सर और उसकी छाती मोटे दुपट्टे से पूरी तरह ढके रहते थे। उसकी नजरें छत की जमीन को रहती रहती थी। वो एक बार भी मेरी खिड़की की ओर नहीं देखती, एक बार भी नहीं। मेरा भी कॉलोनी में आना जाना अब घट गया था। दरअसल घूमने का अब मेरा मन ही नहीं करता था। मैं अब बहुत बहुत पढ़ने लगी थी। पढ़ना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता रहता था, अब और अच्छा लगने लगा था। कभी कभी जी करता था प्रतीक भैया को फ़ोन कर उनका हाल लूँ, कुछ पता तो चले। सब कुछ ठीक चलने के दरमियान अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारी दुनिया उलट पुलट हो गई। मगर फ़ोन करने के ख्याल सिर्फ ख्याल ही साबित हुए। फ़ोन का नंबर घुमाते वक्त मुझे अपने होठों को साबुन से मलकर धो लेने का मन करता था और उसी में इतनी देर लग जाती थी कि फ़ोन करना रह ही जाता था। कभी कॉलोनी की मार्केट में प्रतीक भैया दिखे भी तो बस इतना कहकर पास से गुजर जाते, अच्छे से पढ़ रही हो ना बेटा, एग्ज़ाम कब है तुम्हारे, आंटी कैसी हैं। मुझे घनघोर अविश्वास होता था उनके व्यवहार पर। वह मुझे अपने और मोनिका के बीच से कैसे ठंडे अंदाज में अलग कर दे रहे थे। मैं क्या लगती थी उनकी, कुछ लगती थी क्या। जल्दी इन घटनाओं के बीतने के बाद वह शहर छूट गया मुझसे। कहने को तो शहर के भौगोलिक क्षेत्र से दूर चली गई मैं, मगर संवेदनाओं के स्तर पर भी वहाँ बहुत बहुत दफन कर आई थी मैं। मुझे उन दोनों के लिए अफसोस भी था। हमेशा से मुझे वो दोनों हमेशा के लिए याद रहे, एक तो प्रतीक भैया और दूसरी मोनिका, क्योंकि इन दोनों के बीच ऐसा प्यार था जो मैं अपने सपनों में देखा करती थी। और प्रतीक भैया जैसा लड़का मिलना वाकई में खुशनसीबी समझती थी मैं, क्योंकि प्रतीक भैया मोनिका से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो उसके आगे किसी लड़के को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन उनके होठों का स्पर्श आज भी मुझे याद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका मुझसे क्या रिश्ता है और आखिर वो ये सब क्यों कर रहे थे। जब उनको मोनिका से प्यार था तो वो मुझ पर क्यों उस वक्त इतने मेहरबान हुए थे और आखिर उनके मेरे होठों पर होठ रखने का क्या मतलब था। इन सब के बावजूद भी मैं मोनिका और प्रतीक को मिलाना चाहती थी और उनके बीच जो प्यार था उसे परवान चढ़ाना चाहती थी। मैं यही चाहती थी दोनों एक हो जाएं और एक होकर वो हमेशा साथ साथ रहें, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि दो प्यार करने वाले कभी जुदा ना हो। और जिसने कभी प्यार किया हो वो तो यही चाहता है कि कभी भी कोई भी किसी से जुदा ना हो, क्योंकि जुदाई का मतलब बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा गम होता है। मुझे जो है शहर छोड़े तो बहुत वक्त हो गया था, लेकिन मुझे अभी भी वो कहानी हमेशा मेरे दिल में रहती थी कि आखिर उन दोनों का क्या हुआ होगा। और सबसे ताज्जुब की बात थी वो थी ये कि मोनिका और प्रतीक के बीच ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे और उसके पिताजी ने उसे इतना क्यों मारा था। कुछ भी वजह मेरे को पता नहीं थी और मेरी मुलाकात उसके बाद मोनिका के साथ हुई भी नहीं कि मैं उससे पूछ पाती कि आखिर क्यों तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना मारा, ऐसी क्या वजह हो गई थी, ऐसी क्या चीज़ मालूम पड़ गई और उन्होंने हमें क्यों बोला कि तुम्हारी शय की वजह से ही ये हमारी बेटी की जीवन खराब हो गया है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा क्यों कहा। ये सब सवालात मेरे जहन और मेरे दिमाग में बने रह गए, क्योंकि मैं चाहती थी उससे पूछना, लेकिन वो मुझे उसके बाद मिली ही नहीं तो कहाँ से पूछती। बस मुझे तो एक ही आस लगी रहती थी कि बस दोनों एक हो जाएं किसी भी तरह, उसके पिताजी मान जाएं और प्रतीक भैया और मोनिका की शादी हो जाए, ताकि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिले जो मुझे बेहद मोहब्बत करे और मुझे प्रतीक भैया ऐसा ही प्यार करे, ताकि मैं भी मोनिका जैसी लोगों को दावे भर सकूं कि मुझे जो प्यार करता है उसके पीछे ढेर लड़कियां पड़ी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हर लड़की यही चाहती है कि उसको प्यार करने वाला उसके साथ लॉयल रहे, उसका भरोसा कभी ना तोड़े और उसके साथ ही हमेशा रहे, ताकि दोनों के दरमियान कभी भी कोई ऐसी बात ना हो सके जो नहीं होना चाहिए। हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई इतना प्यार करने वाला मिले जो उसे ज़िंदगी भर प्यार करने के साथ साथ उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को, हर छोटी बड़ी ख्वाहिशात को समझे और वक्त रहते उससे जितना बन सके उतना उन्हें पूरा करे।
हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि कोई ऐसा उसकी ज़िंदगी में आए जो हर मुसीबत हर दुख में हमेशा उसके साथ रहे, ना कि उसे अकेला छोड़ दे। अधिकतर रिश्तों में ऐसा ही होता है कि इंसान का जब गरज निकल जाता है तो वो अपने मतलब तक ही रहता है साथ में, उसके बाद वो छोड़कर चला जाता है। हर लड़की यही चाहती है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले, ऐसा हम सफ़र मिले कि वो उसका हमेशा साथ दे। और मेरी भी यही दिली आरज़ू थी कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हमेशा साथ दे और प्रतीक भैया जैसा मुझे प्यार करे। जल्दी इन घटनाओं के बीतने के बाद वह शहर मुझसे छूट सा गया। कहने को तो शहर के भौगोलिक क्षेत्र से दूर चली गई मैं, मगर संवेदनाओं के स्तर पर भी वहाँ बहुत कुछ दफन कराई थी मैं बड़ी हो गई थी। सारे मोहभंगों से उबर, समझदार, टफ उन लोगों के बारे में जानने की मैंने कोई कोशिश नहीं की उसके बाद अपनी तरफ से। लेकिन बाद में उन दोनों से संबंध कुछ चिटपुट ब्यौरे मुझे मिलते रहे। उन्हें नकारने के बावजूद अंदर एक बेचैनी बनी रहती थी। अंतिम सत्य तक पहुंचे बिना क्या जीवन का कोई हिस्सा पूरी तरह दफन किया जा सकता है अथवा जिया जा सकता है? त्रिशुंग होने से बेहतर तो चुनाव ही होगा ना, फिर वह गलत हो या सही। इसलिए उनकी खबर मिलती रही, ऐसी इच्छा हमेशा बरकरार रही। यह बात अलग है कि बाद में प्राप्त छितराए किस्म के ब्यौरे मुझे सच में ज़्यादा लोगों की अद्भुत कल्पनाशीलता की उपज लगे, जिनमें से सच को ढूंढना बेहद कठिन था। ऐसी बातें उन लोगों के बारे में मुझे मालूम पड़ रही थी जिन पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक इंसान इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता। जैसे किसी ने कहा था उन दोनों ने भागने का कार्यक्रम बना लिया था मगर पकड़े गए थे। लेकिन मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है और लोग अफवाह कुछ और उड़ा देते हैं। और जब दो प्यार करने वालों की बातें लोगों तक पहुंचती है तो वो मिर्च मसाला अपनी तरफ से लगाकर किसी भी तरह से उनको बदनाम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि जिससे उन दो लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। उन दो लोगों को कोई समझ नहीं पाता और उन दो लोगों के ज़माना खिलाफ हो जाता है और यहाँ तक कि उन्हें जुदा करने पर भी आमादा हो जाता है। इसलिए लोगों की बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, खासकर इन मैटरों में। जब तक कि आप अगर सामने वाले को जानते ना हो, सामने वाले को समझते ना हो और सामने वाले से आपकी बातचीत ना हो, तो आप उस पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं दे सकते, चाहे उन्होंने प्यार मोहब्बत ही क्यों ना किया हो। हाँ, अगर वो गलत करते हैं और आपने अपनी आंखों से देखा है तो आपको पूरा हक है उन्हें गलत कहने का, लेकिन उसके बाद भी किसी की बदनामी करना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे लोग कहते थे उन दोनों ने भागने का कार्यक्रम बना लिया था मगर पकड़े गए थे। जिस दिन भागना था उसके पहले ही मोनिका के पापा जी को भनक लग गई थी। उन्होंने उसी रात कॉफ़ी में नशे की दवा मिलाई थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी मोनिका किसी चीज़ को हाथ लगाया अथवा नहीं, मगर कॉफ़ी को मना नहीं करती थी। ना 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 ना, कॉफ़ी में नहीं। उस दिन उसकी माँ ने उसके प्रिय खाने राजमा चावल और भिंडी में से किसी में वह दवा मिलाई थी। जिस प्लेटफॉर्म पर प्रतीक भैया इंतजार कर रहे थे उसी के ठीक बगल वाले प्लेटफॉर्म पर बेसुध बेहोश मोनिका को दो लोगों की मदद से ट्रेन में लाद कर जलंधर पहुंचा दिया गया। जलंधर में उसके पापा जी के कुछ रिश्तेदार थे, वहां उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। कोई मिला था मोनिका के पापा जी से दिल्ली में, यूं ही दिल्ली करोल बाग में टकरा गया था उनसे। वे उस व्यक्ति को देख सकपका गए थे मगर फिर बड़ी शान से बिना पूछे कहने लगे थे, मोनिका ससुराल में राजी खुशी है। 80 का दशक मेरे जीवन का नेपथ्य काल हो चुका और मुझे आश्चर्य है कालों की सीमाबद्ध करने का बैरोमीटर अभी तक क्यों नहीं बन पाया। क्या कर रही है टेक्नोलॉजी और ये विकास, कैसा है, क्या है ये? माने विकास और सिया नाम के दो प्रेमी हरियाणा पंजाब या के जो कहीं भाग गए थे और फिर पकड़कर माँ बापों को समाज द्वारा मार दिए गए। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, यह हाल ही की तो बात है। इसी 21वीं सदी की यानी नेपथ्य का कोई अर्थ नहीं, यानी भूत और वर्तमान सबका घालमेल जबरदस्त है। यानी प्रतीक भैया और मोनिका ही विकास और सिया हैं या थे। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। यह सब कुछ दर्ज करने के पहले एक अंतिम खबर आई और सुना था प्रतीक भैया को लोग रोज रात को प्लेटफॉर्म पर भटकते देखते हैं। कुछ घंटे वहीं बिताकर वह लौट आते हैं। एक दिन किसी दोस्त ने उनकी बाह पकड़ रोककर पूछा था, क्या करने आते हो यहाँ? उन्होंने उस दोस्त को अजीबोगरीब नजरों से देखते हुए कहा था, कुछ नहीं। वे पागल नहीं हुए थे, उन्होंने हाल ही में शादी भी कर ली है, मगर वे उस कुछ नहीं को आज भी ढूंढते हैं। अब अगर कॉन्फ्रेंस करूं, कहूंगी अपनी सारी शंकाओं, शिकायतों, अवधारणा और मोहभंगों के बावजूद मोनिका मुझे कई बार कचोट कर याद करती है, निरंतर भीतर से कुछ छिलकर अपनी उपस्थिति बनाती हुई। और इस तरह दो प्यार करने वालों को जमाने ने अपना शिकार बनाकर जुदा जुदा कर दिया।